नीतीश और मोदी के बीच सियासत की दीवार अब भी खड़ी है। यूं कहें कि उस दीवार की ऊंचाई और बढ़ गई है और मोटाई भी। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जेडीयू के तेवर से यह साफ हो गया है कि मोदी के नाम पर अब भी उसकी ना है। जेडीयू कहती है कि वो किसी भी कीमत पर 2002 के दाग को अपने दामन पर नहीं लगने देगी। कई मंच मिले, कई मौके आए जब मोदी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, लेकिन नीतीश बाबू की नाराजगी है कि फिर भी कम नहीं हो पा रही। मजबूरी में तो कई बार हाथ मिला लिया, लेकिन दिल है कि मोदी के लिए मानता ही नहीं। दिल्ली के लिए मोदी की फर्राटा दौड़ को नीतीश बाबू की पार्टी ने बाधा दौड़ ही बनाकर छोड़ दिया है। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए राजधानी में ही मंथन चल रहा है और इस सियासत के मंथन से जो निकला वो ये था कि बीजेपी से तो मोहब्बत है पर मोदी पर नहीं है एतबार। पार्टी अध्यक्ष तो कहते हैं कि सर्वप्रिय नेता है। लोकप्रिय होना अलग बात है और प्रधानमंत्री होना अलग बात है। आप तो मोदी से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। जितने वो 2002 में हुए थे आप उनसे ज्यादा आज हो रहे हैं। 2002 में जो कम्युनल राइट हुए थे उसमें राज्य अध्यक्ष होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दरिया दिली के साथ उनको उन दंगों को डील करना चाहिए था, उसमें वो ऐसे। अब सवाल ये कि आखिर इस परहेज का क्या है मतलब। सवाल ये भी कि मोदी पर तीखे तीर छोड़ने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं कि पार्टी मोदी के बदले नीतीश को बनाना चाहती है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। जेडीयू का जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये चला जाता है। जेडीयू का कहना है कि प्रधानमंत्री तय करना तो बीजेपी का अधिकार है और उनका फैसला तभी होगा जब बीजेपी कर लेगी अपना फैसला। लेकिन इशारों में यह साफ कर दिया कि पार्टी ने ना पहले सिद्धांतों से समझौता किया था और ना ही भविष्य में समझौता करेगी। हम लोगों के धर्मनिरपेक्ष कमिटमेंट रहे हैं। आप सब लोगों के सामने जब अडवाणी जी जा रहे थे अयोध्या में शिलान्यास के लिए, कह के गए थे कि अगर मुझे शिलान्यास नहीं करने दिया तो वीपी सिंह की सरकार चली जाएगी। शरद यादव उसमें मंत्री थे, नीतीश कुमार जी उसमें मंत्री थे, हम भी उसमें छोटे से एमपी थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप वहां पर शिलान्यास करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। इधर हमने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया और हमारी सरकार चली। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी से अलग होकर पार्टी कांग्रेस का हाथ नहीं थामेगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी या संसदीय दल, पार्लियामेंट्री बोर्ड कैटेगरिकली ये नहीं कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का दावेदार ये है, एंटीसिपेशन में हम तो कमेंट करें। मैं तो कल कहा था कि मोहब्बत के कोई दिन जो है वो तय होते हैं कि हम इतने दिन तक मोहब्बत करेंगे, इतने दिन नहीं करेंगे। उनसे हमारी मोहब्बत है बीजेपी से, ऐसा हमारा तकरार तो करवाना चाहते हैं। नहीं, दुश्मन पार्टी, विरोधी पार्टी। सियासत के दंगल में सवालों के कई और तीर भी थे, लेकिन जेडीयू ने बाकी सवालों पर इतना ही जवाब दिया कि इंतजार कीजिए कल तक। नरेंद्र मोदी के नाम से जेडीयू को और खास तौर पर नीतीश कुमार को परहेज है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी भी इस बात को समझती है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुए, उस दिन जेडीयू से टकराव होना तय है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि जहां तक हो सके इस टकराव को टाला जाए, ताकि लोगों के बीच ये संदेश न जाए कि एनडीए का कुनबा तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही बिखरने लगा। शमशेर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मोदी के नाम से ही नीतीश इस तरह बिदक जाते हैं। वोट के रण क्षेत्र में कौन सा वो दांव है जो नीतीश को मोदी के करीब आने से लगातार रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करने से ही मना। इसी तरह की शिकायत झारखंड के साथ भी हुई। इसी तरह से यूपी में गठबंधन का जो धर्म है सही तरीके से वहां निभ नहीं पा रहा है। तो गुस्सा इस बात का है तो क्या मोदी सिर्फ बहाना है? असल में अनदेखी से ही आहत है जेडीयू, और इतनी आहत कि तरकश का एक एक तीर बीजेपी पर खाली कर देना चाहती है। पार्टी को इस बात का इल्म है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बीजेपी की वो रग है जिसे छूने भर से पार्टी तिलमिला उठती है। तो लगता है कि पूरी तरह से सोच समझकर ही जेडीयू ने मोदी के नाम पर ही सारे तीर तान रखे हैं। आप तो मोदी से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं।
इतने वो 2002 में हुए थे, आप उनसे ज्यादा आज हो गए। 2002 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें राज्य अध्यक्ष होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दरिया दिली के साथ उनको उन दंगों को डील करना चाहिए था, उसमें वो ऐसा एक चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर है तो उसके सभी नेता सेकुलर है। मोदी जी 200% सेकुलर है। लेकिन गठबंधन के सबसे पुराने रिश्ते में आई गांठ को लेकर सवाल भी उठने लाजिमी है। सवाल ये कि आखिर वो मुद्दे क्या हैं जो जेडीयू और बीजेपी के कच्चे धागे को जला रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर अटल है और मोदी के लिए वो टल नहीं सकते। मोदी और नीतीश दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में मोदी को पीएम पद के लिए मंजूर करना नीतीश के अभिमान पर ठेस भी लगा सकता है। जेडीयू बीजेपी की मदद से कई दूसरे राज्यों में भी अपनी जड़ें जमाना चाहती है। जेडीयू को नाराजगी है कि कई राज्यों में बीजेपी ने उनके साथ समझौता किया ही नहीं। कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड के अनुभवों से जेडीयू बहुत उखड़ी उखड़ी सी दिखती है। लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि मोदी को अछूत बताकर नीतीश उस वोट बैंक को संभाले रखना चाहते हैं जो बिहार की गद्दी के लिए बहुत अहम है। मोदी से दोस्ती बढ़ाकर नीतीश बिहार के मुस्लिम वोटरों को नाराज करने की हिमाकत नहीं कर सकते। अब तो ये मामला जो है सो हमारे सीनियर लोग हैं दिल्ली में, वो लोग इसको सलटाएंगे। थोड़ा देर पहले तो लगा था कि दोनों पार्टी में समझौता ठीक ठाक होगा, लेकिन ये बात तो अच्छी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार दूर भागते हैं। उसकी दो वजह हैं। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि हमेशा बीजेपी का जूनियर पार्टनर बने रहने से अच्छा है कि एक मजबूत सेकुलर नेता के तौर पर अपनी इमेज चमकाई जाए, ताकि तीसरे मोर्चे के दरवाजे भी उनके लिए खुले रहें। दूसरा, नीतीश ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई चूक करे जिससे लालू यादव को यह मौका मिले कि वो खुद को बिहार में सेकुलरिज्म का मसीहा साबित करे और एक बार फिर से नीतीश कुमार को राजनीतिक चुनौती दे सके। शमशेर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। मोदी के नाम में ही कुछ ऐसा है कि उनको लेकर मत अपने आप ही बढ़ते हुए दिखते हैं। अब बीजेपी को ही ले लीजिए, उनके नाम की कोई आधिकारिक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्हें लेकर अलग अलग राय हैं पार्टी के अंदर, और यही हाल अब जेडीयू का भी दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी के अंदर से भी अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर तय समय पर अगला लोकसभा चुनाव होता है तो वक्त बचा है तकरीबन 1 साल का, लेकिन उससे पहले पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर न सिर्फ बीजेपी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, बल्कि इस घमासान से उठ रही चिंगारी ने सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड में भी आग लगा दी है। अभी तक नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं के ही विरोधाभासी बयान कानों तक पहुंचते थे, लेकिन अब तो मोदी पर जेडीयू में ही बंटवारे का सुर और आलाप सुनाई दे रहा है। सबूत आपके सामने है। समय दे सकते हैं क्या? समय दे सकते हैं। कितना समय आपको लगता है? नहीं, ये मीटिंग तय करें। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध ये लोग सेकुलरिज्म के वजह से नहीं कर रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या कहीं बर्दाश्त नहीं। सुना आपने, पार्टी एक, तीनों नेता भी उसी पार्टी के और सुर भी 3, लेकिन अलग अलग। नरेंद्र मोदी को लेकर तीनों नेताओं के बयान 3 छोर पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता बीजेपी को कुछ महीनों की मोहलत दे रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को मोदी के नाम पर जरा भी ऐतराज नहीं, तो पार्टी के एक और कद्दावर नेता मोदी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। हालात को देखते हुए ये भी लगने लगा है कि कहीं मोदी के नाम पर जेडीयू में ही बंटवारा ना हो जाए। वाकई कमाल की शख्सियत है नरेंद्र मोदी की भी। अपनी तो अपनी, दूसरी पार्टी में भी खासा दखल रखते हैं, भले ही परोक्ष रूप से। घमासान मोदी को लेकर मचा हुआ है। बीजेपी पहले से ही मोदी को लेकर एक मत नहीं था, लेकिन अब जेडीयू भी
मोदी के नाम पर कई हिस्सों में बट गई है। कोई मोदी की जमकर वकालत कर रहा है, मोदी की तारीफ कर रहा है, तो किसी को मोदी कतई बर्दाश्त नहीं है। हालांकि जेडीयू में खींचतान को सीधा बनाने की कोशिश पार्टी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने शुरू कर दी है और मोदी के नाम पर बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव दे रहे हैं। नीतीश कुमार का बयान बहुत साफ साफ आ चुका है और हमको लगता है कि उसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है। उन्होंने एक बताया है कि साहब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है, नाम जो है वो घोषित हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, ये भी उन्होंने कहा है, चूंकि बड़ी पार्टी है। बीजेपी और जेडीयू का साथ पिछले 17 सालों का है। बीजेपी भी इस हकीकत को जानती है कि अगर 2014 में सत्ता का सिंहासन अपने कब्जे में करना है तो जेडीयू का साथ बेहद जरूरी होगा। संबंधों में कहीं कोई भी कड़वाहट नहीं है, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी का मुद्दा रिश्तों में दरार पैदा कर रहा है। इसकी चिंता बीजेपी के नए नाथ बने राजनाथ सिंह को भी है। देखिए, हमारी एनडीए का जेडीयू बहुत ही पुराना एक हमारा मित्र दल है और यदि कहीं पर कोई यदि बात यदि होगी भी तो मैं समझता हूँ परस्पर मिल बैठकर हम लोग उसका रास्ता निकालेंगे। कोई तनाव जेडीयू के साथ, शिवसेना के साथ और अकाली दल के साथ किसी प्रकार का तनाव होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक माना जाता है। उन्हें भरोसा है कि अगर जेडीयू से विवाद है तो उसे सुलझा भी लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के ही कुछ बड़े सिपाहसालार ऐसे भी हैं जो मोदी के नाम पर जेडीयू के दबाव की राजनीति के सामने घुटने टेकने के बिल्कुल खिलाफ हैं। प्रेशर की राजनीति इसमें है, लग रहा है कि कुछ प्रेशर बिल्डअप हो, लेकिन एक तरफ उनका प्रेशर है और एक तरफ जनता का प्रेशर है। दोनों प्रेशर में जो प्रेशर ज्यादा मजबूत होगा वही प्रिवेल करेगा। नरेंद्र मोदी पर तकरार बीजेपी और जेडीयू में है, लेकिन हर मुद्दे पर महारत रखने वाले लालू प्रसाद यादव को भी इसी बहाने बिहार में अपने प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार पर निशाना साधने का सुनहरा मौका मिल गया। विरोध एक शगुफा है, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्षता की बात करना नीतीश कुमार के मुंह से शोभा नहीं देता है। सारा खेल शायद सत्ता का है और चिंता आने वाले वक्त में अपने राजनीतिक कद को बरकरार रखने की है। यही वजह है कि दूसरी पार्टी के नेता को लेकर अपनी ही पार्टी में हाय तौबा मच गई है। पटना से कुमार अभिषेक के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। कोयला आवंटन घोटाले में एक बड़ा ही अजीबोगरीब खुलासा सामने आया है। खबर है कि कोयले घोटाले पर सीबीआई की जांच रिपोर्ट में सरकार ने अपने हिसाब से बदलाव कराए हैं। कोयला, कोयला और कोयला। मनमोहन सरकार के दामन पर कोयला खदान आवंटन घोटाले के दाग ऐसे चस्पा हुए हैं कि खुरचने पर भी कालिख मिट नहीं रही। और अब आरोपों का जो नया पिटारा खुला है वो तो सरकार को नया नाच नचाने वाला है। खबर बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन सूत्रों की माने तो कोयले के काले खेल की ये एक और काली कड़ी है। एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने वाली है कि कोयला घोटाले की जांच पर उसने जो रिपोर्ट सौंपी है वही असली है या फिर सरकार ने उस रिपोर्ट में कोई फेरबदल करवाया था। सूत्रों के हवाले से अखबार ने छापा है कि जांच रिपोर्ट जमा करने के कुछ दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा सहित जांच एजेंसी के कुछ सीनियर अफसरों को बुलाया था। इस मीटिंग में कानून मंत्रालय के भी कुछ अधिकारी मौजूद थे। सीबीआई को इस बैठक में जांच रिपोर्ट में ढेरों बदलाव करने को कहा गया था। खबर के मुताबिक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए भी। इसके अलावा सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम की बैठक पीएमओ के अधिकारियों के साथ भी हुई थी। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने सीबीआई की रिपोर्ट की जांच की थी। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस बैठक के बाद जांच रिपोर्ट में कोई बदलाव किए गए या नहीं। इतना बड़ा और काला खुलासा, लेकिन जब इस खुलासे पर सरकार के मंत्रियों के सामने सवाल उठे
तो देखिए वो कैसे अपने अपने अंदाज में इस सवाल को कैसे कैसे टाल गए। Very serious, sir, allegation, sir. Oh. Your clarification is of utmost importance. Sir. Sir, would you like to clarify, sir? Would you like to give a clarification? Sir, if you could just give us one line of... Just one line, sir. It's serious allegations have been leveled against you. कांग्रेस किस तरीके से इस पे कर रही है, क्या रणनीति है आपकी आगे? जय हिंद। असल में सीबीआई ने 8 मार्च को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2006 से 2009 के बीच कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता बरती गई। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से सवाल पूछा था कि क्या यही रिपोर्ट असली है या फिर असल रिपोर्ट में कोई फेरबदल किया गया है। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है और विपक्ष सरकार पर हमला साधने में। साफ शब्दों में यूपीए सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आरोप है कि एक कैबिनेट स्तर के मंत्री ने न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और न्याय प्रक्रिया भी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर है और ये एक बहुत गंभीर घटना है। अगर इसमें सच्चाई है तो या तो श्री अश्विनी कुमार को स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहे हैं, हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस मामले को और भी अच्छे तरीके से देखे और सीबीआई को खींचे और मंत्री महोदय को भी इस मामले को स्पष्ट करना पड़ेगा सरकार को कि क्या जरूरत था प्रभावित करने का, जब दाल में जरूर कुछ काला है, वरना इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये सही है तो लॉ मिनिस्टर साहब को एक जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ जवाबदेही बनती है पार्लियामेंट की तरफ और देश की तरफ, क्योंकि ये लॉ मिनिस्ट्री का काम नहीं है दखलंदाजी। ऐसी कानून में दखलंदाजी करना लॉ मिनिस्ट्री का काम नहीं है। कोयले को लेकर सियासी किचकिच में सरकार एक बार फिर फंस गई है और विपक्ष अब इस मुद्दे पर चुनावी चक्रव्यूह कसने की तैयारी में है। कोयला घोटाले में इस नए खुलासे से सख्ते में आई सरकार जहां अभी जवाब देने से बच रही है, वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर हल्ला बोला है। बीजेपी चाहती है कि अब कोयला घोटाले की जांच एसआईटी से हो, जिसमें अलग अलग राज्यों के अफसर हों। साथ ही साथ इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख पर सीबीआई को क्या कहता है। कैमरामैन हरेंद्र के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक।